हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का सेशन रहने वाला है अपना हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों से संबंधित, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन अपन हल करेंगे। 350 क्वेश्चन हैं ये, मतलब 350 प्लस क्वेश्चन हैं ये, जिसमें आपकी संपूर्ण हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ सम्मिलित है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे इसमें, और प्रश्न के सामने है, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप इसकी मतलब कि स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के सेव कर सकते हो और बार बार रिवीजन कर सकते हो क्लास देखने के बाद में। ये सुविधा आपके लिए रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ये मेरी क्लास है, मतलब सी-टेट, रीट, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, बीएड, बीएसटीसी और जितनी भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पेडागोजी आती है, उन सब के लिए ये क्लास उपयोगी है। चलो शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य, सहस्वर का मतलब स्वर के साथ, है ना। तो क्या उद्देश्य है इसका, मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को दूर करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक और प्राथमिक अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, कौन कौन से होती है? उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ये बताना है आपको। तीव्र गति से पढ़ जाना, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस प्राथमिक के बच्चे भी छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, 8वीं क्लास तक। फिर है बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। सही बात है, जब तक आप लिखित सामग्री का अर्थ नहीं समझोगे, जब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? द। ठीक है, फिर है अपना मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन मतलब चुपचाप पढ़ना बिना आवाज़ के। ठीक है, क्या धारणा है मौन पठन के बारे में? इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। बताओ, मौन पठन का मतलब चुपचाप पढ़ना, मतलब एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास करना। ये है मौन पठन के बारे में धारणा। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। पठन हो रहा है मतलब किसी स्थिति में पठन हो रहा है, ये बताएंगे आप। अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, नहीं होगा। उचित गति का प्रवाह है, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, ध्वनि का उतार चढ़ाव। इनमें से ये देखना है कि सबसे सटीक उत्तर है, वही आपको देना है शिक्षण विधियों में। ठीक है, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। क्या होता है शिक्षण विधियों में, ऐसे लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बाकी उनमें से सबसे श्रेष्ठ है वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, पठन मतलब इधर अपन देखें तो ये भी हो सकता है कि उचित गति का प्रवाह होता है, इसमें ध्वनि का उतार चढ़ाव भी होता है बोलते हैं, लेकिन सबसे सटीक आंसर होगा प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण करते हुए पढ़ना। ठीक है, फिर है चलो पांचवा क्वेश्चन है अपना, उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उत्साहवर्धन, अभ्यास, सहानुभूति, उपहास। आप सबको पता है उपचारात्मक शिक्षण में उपवास नहीं होना चाहिए। ठीक है, हंसी मजाक नहीं उड़ना चाहिए उसका।
फिर है अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थग्रहण के कौशल के लिए अधिक उपयोगी क्या है वो बताना है आपको। सबसे ज़्यादा अर्थग्रहण किस कौशल में करते हैं अपन अभी बताया मैंने, पीछे क्वेश्चन किया है ये। कौन से में करते हैं बताइए। व्याकरण, शिक्षा, समाचार वाचन और सस्वर वाचन, किसमें? मौन वाचन में। चुपचाप पढ़ते हैं ना, ज़्यादा अर्थग्रहण करते हैं, ये क्वेश्चन आ गया है ना। फिर चलो, भाषा सीखने में शब्दों का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दों का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? कौन सा होगा सबसे बताइए। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। सबसे कम क्या होगा? अक्षरों व वर्णों का क्रम जानना। ठीक है, अक्षरों व वर्णों का क्रम जानना, इनसे ज़्यादा उपयोगी ये हैं। ठीक है, शब्द का अर्थ भी आना चाहिए आपको, शब्द का समानार्थी भी आना चाहिए आपको, और उसकी सही वर्तनी भी आनी चाहिए। ठीक है, शब्दकोश में। फिर चलो आगे का क्वेश्चन है 8वां। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे सटीक आंसर क्या होगा इसका? साहित्यिक विधाओं से परिचय, भाषा शिक्षण में होगा ना, और व्याकरणिक नियम सीखना। हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। बताओ कौन सी विशेषता नहीं है। भाषा का एक मानक रूप होता है आपको पता है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है भाषा परिवर्तनशील नहीं है, ये गलत है, क्योंकि भाषा तो परिवर्तनशील है। मतलब हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग है, जैसे कि राजस्थान की अलग, हरियाणा की अलग, जैसे ही राजस्थान में भी अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है हर क्षेत्र में, तो वो तो अलग अलग है ना। भाषा तो परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल है, अर्जित संपत्ति है। बच्चा माँ बाप से भाषा सीखता है, परिवार से सीखता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? स। ओके, फिर चलो आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें बहुत छोटी हो, विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, शिक्षक ही क्रियाशील होता है, ये सभी बताओ कौन सी है? विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। ठीक है, अच्छी शिक्षण विधि वही होगी जो विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं करे। फिर 11वां क्वेश्चन है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है जो सैद्धांतिक ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है? कौन सी विधि है ऐसी जो सिर्फ क्या देती है? सैद्धांतिक ज्ञान ही देती है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है। निगमन, व्याकरण अनुवाद, पाठ्य पुस्तक, कौन सी है? सिद्धांतों पे ही चलती है। निगमन भी चलती है, व्याकरण अनुवाद भी चलती है, इसके भी सिद्धांत होते हैं, और पाठ्य पुस्तक भी चलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, ये सभी, मतलब ये सभी। ठीक है, फिर है 12वां क्वेश्चन है अपना। निम्न शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? निम्न शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है ये बताना है आपको। निम्न में कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? रूपरेखा बिल्कुल किया जाता है, चित्र वर्णन भी किया जाता है, स्वाध्याय भी किया जाता है, पर अभिनय विधि निबंध की नहीं है। किसकी है? नाटक शिक्षण की है। किसकी है? नाटक शिक्षण की। ओके, फिर है शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। बताओ कौन सा है अपेक्षित व्यवहार शिक्षक का शुद्ध वर्तनी पढ़ाते समय? कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द अवश्य बताइए, केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द ही बताइए। पहले अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताइए, तत्पश्चात उसका शुद्ध
रूप बताइए। पहले शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताइए, तत्पश्चात उसका शुद्ध रूप बताइए। बताओ कौन सा है, कौन सा होगा इसमें? अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताइए, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध वर्तनी पाठ बताते समय शिक्षक अशुद्ध वर्तनी क्यों बताएगा? केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताइए। ये हो सकता है पहले अशुद्ध वर्तनी, फिर शुद्ध वर्तनी, फिर पहले शुद्ध वर्तनी, फिर अशुद्ध वर्तनी, है ना। शुद्ध शुद्ध नहीं आएगा, एक में अशुद्ध आएगा, ठीक है। तो बताओ कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी पढ़ाने के लिए केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द ही बताने हैं, ठीक है। फिर चलो आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है अपना, मूल्यांकन उपयोगी है, क्यों उपयोगी है? बताओ। विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए, विद्यार्थियों की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों के आचरण जानने में। इसमें प्रगति में सभी हो गए, है ना, उपस्थिति आचरण वगैरह सब आ गए इसमें। तो विद्यार्थियों की प्रगति जानने में, ठीक है। फिर है 15 क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? किसका? लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए। तो बताइए कौन सी विधि हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास करना। बच्चों का लेखन कौशल कैसे जानेंगे? वो अपने अनुभव लिखेंगे तभी जानेंगे, ठीक है। सुनकर लिखेंगे तो वो तो जैसा बोल रहा है वैसे लिखेंगे। पाठ आधारित जो मतलब बुक में लिखा हुआ है वो लिखेंगे। सुंदर लेख में भी उनको पहले से अपन एक लाइन देते हैं, उसके बाद में वो देख देख के लिखते हैं। तो उनके लेखन कौशल का कैसे मूल्यांकन होगा? जब वो खुद अपने विचार लिखेंगे, ठीक है। फिर चलो 16वां क्वेश्चन है अपना, लिखित भाषा का प्रयोग। बताओ। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्यिक सर्जन के लिए किया जाता है? नहीं, इनमें तो दोनों में केवल केवल आ गया तो ये तो वैसे ही नहीं होंगे। क्वेश्चन का सही आंसर तक पूछने का तरीका है ये, है ना, कि दो दो कट गए, फिर दो में से भी काटना पड़ेगा। कार्यालय कार्यों के लिए ही, कार्यों के लिए ही आ गया इसमें ना, मतलब कार्यालय कार्य हैं उसके लिए ही, उसके अतिरिक्त नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर होगा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अभिव्यक्ति में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसमें? अपनी अभिव्यक्ति के लिए। फिर चलो 17वां क्वेश्चन है अपना, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? बताओ। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। बताओ। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा है, तभी तो प्रश्न बना पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताओ। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही रूप में समझना, व्याकरणिक के नियमों को रटना, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। बताओ कौन सा उद्देश्य नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? व्याकरण के नियमों को रटना। रटना तो किसी भी शिक्षण विधि में नहीं होगा, ठीक है, अवैज्ञानिक हो जाएगी वो विधि। तो ये क्या है? उद्देश्य नहीं है, ठीक है। फिर चलो आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है अपना, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, कौन सी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली। ये तो माध्यमिक स्तर के हैं, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होगी? आगमन प्रणाली, ठीक है, आगमन प्रणाली।
फिर है बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक सतत ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। ये कथन किसका है? बताइए ये कथन किसका है? ये है हर्बर्ट का। ठीक है, हर्बर्ट का। ऐसे क्वेश्चन क्या है, परिभाषा वाले आप याद करोगे तभी होंगे, और बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन व्यवहारिक होते हैं, 2-4 बार पढ़े और याद हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक सतत ज्ञान द्वारा सिखाना चाहिए। ये कथन किसका है? हर्बर्ट का। ओके, फिर है 21वां क्वेश्चन है अपना, शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है, किसके द्वारा मिलती है? विषय वस्तु को विश्लेषण करने से, उच्चारण संशोधन द्वारा, वाचन द्वारा, कोई भी नहीं। बताओ, शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है किसके द्वारा? वाचन के द्वारा। वाचन करेंगे ना तभी तो मिलेगी, अपन शुद्ध बोल रहे हैं या स्पष्ट बोल रहे हैं। फिर है गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? बताओ, गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? अपन बच्चों को गृह कार्य देते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में आत्मविश्वास लाना, बिल्कुल सही है। अतिरिक्त समय का सदुपयोग, ये भी सही है। स्वाध्याय करने का अभ्यास होता है, बिल्कुल सही है। ये सभी आएगा इसमें। फिर देखो आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है अपना, छात्र शुद्ध कब लिख पाएंगे? बताओ, छात्र शुद्ध कब लिख पाएंगे? जब छात्र द्वारा की गई अशुद्धियों से अभिभावकों को परिचित किया जाए, जब छात्र को दंडित किया जाए, नहीं होगा ये, और जब छात्र को अपनी त्रुटि का ज्ञान हो। ये सभी कौन सा होगा सबसे ज़्यादा? कि छात्र को त्रुटि का ही ज्ञान हो जाएगा तो वो अपने आप शुद्ध लिखने लग जाएगा, तो इसका होगा जब छात्र को अपनी त्रुटि का ज्ञान हो। ठीक है, फिर है आगे का क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है? कौन सी पद्धति में करेगा बालक अपना? पेस्टोलॉजी, अनुकरण, या जेकेटोट? कौन सा? जेकोटोट। ठीक है, पाठ योजना बनाने के पीछे शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है पाठ योजना बनाने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य? कक्षा में अनुशासन बनाए रख सके, छात्रों को व्यस्त रखना, शिक्षण को प्रभावी बनाना। ये सभी नहीं। पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि शिक्षण क्या हो? प्रभावशाली। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन है अपना, कविता पाठ से छात्रों में कौन सी अभिव्यक्ति का विकास होता है? कौन सी अभिव्यक्ति का विकास होगा कविता से? कविता क्या होती है? मौखिक रूप से ही गाई जाती है ना। लिखित अभिव्यक्ति, श्रवण अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, या ये सभी? कौन सी? मौखिक अभिव्यक्ति। छोटे छोटे बच्चों को ही अपन कविता सुनाना शुरू कर देते हैं, बाल वाटिका में भी शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ प्राथमिक तक। चलो 27वां क्वेश्चन है अपना, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण ज्ञान कौन सी विधि में दिया जाता है? बताओ, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण ज्ञान की कौन सी विधि में दिया जाता है? चित्रों पर प्रश्न करेंगे तो चित्र रचना विधि ही होगी। ठीक है, फिर चलो आगे देखते हैं। सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, कथन किसका है? ऐसे कोटेशन आपको याद करनी है ना, 1-2 क्वेश्चन आते हैं ऐसे। सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। ध्यान रखना है, किसका है? महात्मा गांधी का है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है, ये कथन किसका है? जन्मजात योग्यता किसने बताई थी? चॉम्स्की ने। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक हैं चॉम्स्की। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता, ये कथन चॉम्स्की का है। मनोविज्ञान में भी है ऐसा क्वेश्चन। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करते हैं, कथन किसका है? बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह कथन किसका है? यह है वाइगोत्स्की का है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के संबंध में उन्होंने ही बताया था, वाइगोत्स्की ने। अनुकरण विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है।
अनुकरण तो श्रवण से भी हो सकता है, वाचन से भी हो सकता है, लेखन से भी हो सकता है। अनुकरण में सुनकर भी बच्चा अनुकरण करेगा और बोलकर भी करेगा और लिखकर भी करेगा। ठीक है। कौन सा कथन सत्य है ये जानना है आपको। मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी विधि का विकास रूस विश्वविद्यालय मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया। ये गलत है। ठीक है। फिर है अनुकरण विधि करके सीखने पर बल देती है। फिर है बुनियादी शिक्षा में अनुकरण विधि का उपयोग किया जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीनों ही सही है। इसमें भी मंदबुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा सभी। ठीक है। मारिया मोंटेसरी विधि का विकास रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया। बिल्कुल सही है। यहाँ उनकी शिक्षा होती, किसकी? मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा होती। यहाँ पे पढ़ने में त्रुटि हो गई। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। संपूर्ण शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर कौन सा सतत मूल्यांकन किया जाता है? सत्र की समाप्ति होगी तो कौन सा मूल्यांकन किया जाएगा? निदानात्मक, रचनात्मक या संकलनात्मक? कौन सा? संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा सत्र की समाप्ति पर। ठीक है। फिर है 34वां क्वेश्चन है, कौन सी विधि में एक समान ध्वनि वाले शब्द बताए जाएंगे? बताओ कौन सी विधि में? जाहिर बात, एक समान ध्वनि वाले शब्द कौन सी विधि में बताएंगे? ध्वनि साम्य विधि में ही तो बताएंगे, ना तो कहानी में, ना समवाय में और ना ही वाक्य विधि में। किसमें? ध्वनि साम्य विधि में। निम्न में से सर्वे सामग्री कौन सी है? मतलब जिससे अपन क्या करते हैं? सुन सकते हैं। मॉडल, मानचित्र, चार्ट या रेडियो? क्या होगा? रेडियो। सर्वे सामग्री कौन सी है? रेडियो है। ठीक है। कौन सी है? रेडियो। इसका आंसर है रेडियो। फिर चलो आगे देखते हैं। छात्रों को व्याकरण की विभिन्न प्रणालियों का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य से आता है? छात्रों को व्याकरण की विभिन्न प्रणालियों का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य में आता है? बताओ कौन से में आता है? ज्ञान कराओगे तो ज्ञानात्मक में ही आएगा, जाहिर सी बात है। रुचि उद्देश्य में भी नहीं आएगा, कौशलात्मक में भी नहीं आएगा और अभिव्यक्ति में भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रणालियों का क्या करा रहे हैं? ज्ञान करवा रहे हैं, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आएगा। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा बच्चों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना क्या है? भाषा है। ध्वनि के शब्दों द्वारा। तो ये कथन किसका है? देखिए इस क्वेश्चन को वापस से। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। ये कथन किसका है? स्वीट का। किसका है? स्वीट का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। कौन सा कथन सत्य है? प्रमाणीकृत परीक्षण औपचारिक होता है। बिल्कुल सही है। प्रमाणीकृत तो औपचारिक होगा ही। प्रमाणीकृत परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होता है। ये भी सही है। यह कुछ विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कुछ विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होगा? ये सभी। क्या होगा? ये सभी। ओके। फिर है 39वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है। आगमन विधि में चिंतन मनन की शक्ति का विकास होता है। ये विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है। ये चारों ही ऑप्शन सही है इसमें, है ना। फिर चलो आगे चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। 40 क्वेश्चन का आंसर। खादी बोर्ड को प्लानेन बोर्ड भी कहते हैं। सही है। इसमें पाठ से संबंधित चित्रों तथा अन्य पत्रिकाओं, पोस्टरों, समाचार पत्रों से काटकर चिपकाया जाता है। ये भी सही है। खादी बोर्ड में प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला सिखाने में इसका प्रयोग लिया जाता है। बिल्कुल सही है। खादी बोर्ड का लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा? ये सभी। उपलब्धि परीक्षण की विधि है।
उपलब्धि परीक्षण की कौन कौन सी विधि है ये बताना है। मौखिक परीक्षा है, निबंधात्मक परीक्षा भी है और लिखित भी परीक्षा है। इसके द्वारा ही उपलब्धि परीक्षण किया जाएगा ना। चलो फिर है अपना 42वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? भंडारकर विधि का दूसरा नाम व्याकरण अनुवाद विधि है। ये तो सत्य है, आपको असत्य ध्यान रखना है ना। भंडारकर विधि के प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, ये भी सही है। इसमें व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी सही है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, नहीं है, ये सैद्धांतिक है ना, मनोवैज्ञानिक नहीं है, अमनोवैज्ञानिक हो गई है। क्या हो गई? अमनोवैज्ञानिक। ठीक है। फिर है देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता? बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर नहीं, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर नहीं, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ये दोनों ऑप्शन एक से ही लग रहे हैं, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा हुआ? ये वाला। ठीक है। ऐसे आपको आएंगे 2-3 ऑप्शन एकदम ऐसे आएंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, पर आपको उनमें से क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा सही है ना वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। शिक्षण विधि में यही आपको ध्यान रखना है कि एक ऑप्शन में ऐसे आए ऑप्शन की ये भी सही है, ये भी तो सही बात कह रहा है, ये भी सही बात कह रहा है, ये भी सही बात कह रहा है, तो उनमें से दोनों तीनों में से एक बात सर्वश्रेष्ठ होगी, वही उसी क्वेश्चन का आंसर होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलो आगे देखते हैं, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। कैसे बताओ? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि कैसे होगी? शब्दकोश का उपयोग बिल्कुल तब भी होगी। छात्रों में स्वाध्याय की प्रकृति को बढ़ाना, ये भी होगी। शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार होता है, क्या होता है? मात्रा एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, व्याकरण के नियम संबंधी दोष, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग या उपयोग सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। फिर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। क्या कारण है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का? बताओ। इससे क्या होता है? निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। क्या होता है? निष्पक्ष मूल्यांकन। रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, विद्यार्थियों का हित। क्या होता है? निष्पक्ष मूल्यांकन होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। ठीक है। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। यह कथन किसका है? बताओ। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। यह कथन किसका है? यह कथन है थॉर्नडाइक का। किसका है? थॉर्नडाइक का। ध्यान रखना है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। कौन सा कथन क्या है? सत्य है। अप्रमाणीकृत परीक्षण अनौपचारिक होता है। यह प्राय कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाता है। ये कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाया जाता है। बताओ कौन सा कथन सत्य है? अप्रमाणीकृत परीक्षण अनौपचारिक होता है, बिल्कुल सही है। यह प्राय कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाया जाता है, ये भी सही है। तो क्या हुआ? उपयुक्त सभी। क्या हुआ? उपयुक्त सभी। ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में 1901 में गुइन के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाने के लिए किया गया, बिल्कुल सही है। गुइन के द्वारा और फ्रांस में 1901 में ही किया गया था। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में 1901 में गुइन के द्वारा और अंग्रेजी से पढ़ाने के लिए किया गया था। प्रत्यक्ष विधि से पठन व लेखन कौशल गौण होता है, बिल्कुल सही है। ये विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसमें सुनना व बोलना कौशल का विकास होता है। ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब सामने, जैसा देख रहा है वैसा लिख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, जैसा बोल रहा है ऐसे, है ना। फिर है, सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है?
ये बताना है। सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु को रोचक बनाना, बिल्कुल सही है। शिक्षण में सुधार लाना, ये भी सही है। विषय वस्तु को सरल बनाना, बिल्कुल सही है। सहायक सामग्री का उपयोग इसीलिए शिक्षक करता है कि विषय को रोचक बनाया जाए, शिक्षण में सुधार लाया जाए और विषय वस्तु को सरल बनाए। ठीक है। वह कौन सी विधि है जिसमें शब्द लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा और कुछ और जाता है? बताओ, वह कौन सी विधि है जिसमें शब्द लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा और कुछ जाता है? वो कौन सी है? अनुध्वनि विधि। ठीक है, कौन सी है? अनुध्वनि विधि। ये अंग्रेजी के क्वेश्चनों में होता है ज़्यादातर। अंग्रेजी के शब्द होते हैं ना, उनमें होता है अनुध्वनि। लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है। ध्वनि साम्य में तो जैसा लिखोगे मतलब एक समान शब्द ही होंगे वो, है ना, एक समान ध्वनि वाले। और इसमें क्या होगा अनुध्वनि में कि लिखा कुछ और जाएगा और पढ़ा कुछ और जाएगा। पाठोपरांत मूल्यांकन में कौन से प्रश्न नहीं आते हैं, ये बताना है। पाठोपरांत मूल्यांकन में कौन से प्रश्न नहीं आते? प्रस्तावना प्रश्न नहीं आते। कौन से नहीं आते? प्रस्तावना प्रश्न नहीं आते। ठीक है, बोध प्रश्न तो आएंगे ही। केंद्रीय भाव वाक्य प्रयोग। अब देखो 53वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रीमती ग्रे व रिस्ट के एक परीक्षण द्वारा निष्कर्ष निकलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में मौन पठन में कितने शब्द पढ़ते हैं? कौन सी कक्षा के? कक्षा 6 के। और कितने मिनट में? 1 मिनट में। मौन पठन में कितने शब्द पढ़ेंगे? 210 शब्द। इसके अनुसार है ये श्रीमती ग्रे व रिस के एक परीक्षण के द्वारा ना। फिर चलो आगे देखते हैं। सबसे पुराना चित्र प्रदर्शन यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है? मानचित्र है, रेखा चित्र है, रेडियो है, चित्र विस्तारक है। कौन सा है सबसे पुराना? चित्र विस्तारक। कौन सा है सबसे पुराना? चित्र विस्तारक। ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। सस्वर पाठ करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। शुद्ध बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए। फिर है सस्वर में स्थानीय बोलियों का मेल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सस्वर वाचन भावानुकूल करना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। तो क्या हुआ? ये सभी। ठीक है। फिर है 56वां क्वेश्चन है अपना, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना तथा भाषा को नियमों में बांधना, भाषा की प्रकृति एवं गठन का व्यवहारिक ज्ञान कराना, 4 कौशलों का विकास करना। 4 कौशल कौन से? सुनना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। ठीक है, 4 कौशल ये हैं। तो इनमें से कौन सा आएगा? ये सभी। ठीक है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना और भाषा के नियमों में बांधना भी है। भाषा की प्रकृति एवं गठन का व्यावहारिक ज्ञान कराना भी है। 4 कौशलों का विकास करना भी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है? श्याम पट पर अध्यापक 45 डिग्री कोण पर खड़ा होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। श्याम पट पर मतलब पढ़ाते समय बोर्ड से अध्यापक कितने कोण पर खड़ा होता है? कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर, ये सही है। फ्लानेल बोर्ड से बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। वास्तविक वस्तु का ही छोटा रूप जिन्हें कक्षा में लाना व दिखाना संभव है उन्हें मॉडल या नमूना कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसको, जैसे कि कोई पेड़ ही है, पेड़ के बारे में अपन को समझाना है तो उसके मॉडल या नमूने से पढ़ा सकते हैं अपन की। पेड़ की ये शाखाएँ हैं, ये तने हैं, ऐसे। ठीक है। पृथ्वी के बारे में समझाई तो अपन ग्लोब से समझा सकते हैं, तो उसका मॉडल या नमूना ही तो हुआ ना, कि उसको मतलब कि प्रत्यक्ष दिखाना थोड़ी हुआ।
वास्तविक वस्तु का ही छोटा रूप हुआ वो, है ना, जिन्हें कक्षा में लाना या दिखाना असंभव है, उन्हें किसके माध्यम से लाएंगे, मॉडल या नमूने। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, ये सभी है ना। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। अनुकरण विधि में अध्यापक जो बोलता है छात्र उसका अनुकरण करता है। बिल्कुल, अनुकरण में तो ये होगा कि छात्र जो बोलेगा वही अध्यापक करेगा, मतलब अध्यापक बोलेगा वो उसी का अनुसरण कौन करेगा, छात्र करेगा। ठीक है, अध्यापक जो बोलता है छात्र उसका अनुकरण करता है। ठीक है, श्रुत लेख में अध्यापक पूरे अंश को 3 बार बोलता है। बिल्कुल, श्रुत लेख में अध्यापक के बच्चों को लिखाते समय उस अंश को कितनी बार बोलता है, 3 बार बोलता है, फिर ही आगे बढ़ता है वो। जब तक बच्चा 3 बार बोलेगा श्रुत लेख लिखाते समय, तो बच्चा 3 बार बोलने के बाद आराम से लिख लेता है, फिर अध्यापक आगे बढ़ जाता है श्रुत लेख लिखाते समय। ठीक है, श्रुत लेख का उद्देश्य बालकों की वर्तनी तथा उच्चारण गति संबंधी अशुद्धियों को क्या करना है, दूर करना है। बिल्कुल सही है, श्रुत लेख का उद्देश्य बालकों की वर्तनी और उच्चारण गति संबंधी अशुद्धियों को दूर करना है। इसका आंसर हुआ 21 सभी। ठीक है, फिर चलो आगे चलते हैं। स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। ये कथन किसका है, बताओ किसका है, मॉरिसन का है या किसका है, किसका है, प्रोवेल का है। किसका है, प्रोवेल का है। ठीक है, स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। ये कथन है प्रोवेल का। फिर है आगे क्वेश्चन है 60वां। कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है आपको। कौन सा है, सुलेख का अर्थ है सुंदर लेख। बिल्कुल सही है, अश्रुत लेख का सुनकर लिखना। ठीक है, कलम की लंबाई बालक के एक बालिस्त बिलान जितनी होनी चाहिए। सही है, कलम का पृष्ठभाग तर्जनी अंगुली से 45 डिग्री के कोण से झुका होना चाहिए। नहीं, ये तो कौन सा हो गया, श्यामपट्ट वाला का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, यही हो गया, ऐसे 23 तो था ना। फिर चलो आगे 61 क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। कौन सा कथन सत्य है, प्राचीन समय में किसी भी बात को स्मृति में अंकित करने के लिए उसे कविता का रूप दे दिया जाता है। सही है, बिल्कुल। रसास्वादन विधि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रभावी है, नहीं है। रसास्वादन विधि में शिक्षक का छात्र ले यति गति के साथ कविता पाठ करते हैं, ये सभी। तो इसमें सत्य कौन सा है, ये है कि प्राचीन समय में किसी भी बात को स्मृति में अंकित करने के लिए, मतलब उसको याद रखने के लिए उसे कविता का रूप दे दिया जाता था। बिल्कुल, कविता बना दी जाती थी। और आज भी अपन है ना कविता के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन याद कर लेते हैं। कौन सा कथन सत्य है, व्यतिरेक विधि का दूसरा नाम तुलनात्मक विधि है। बिल्कुल सही है, व्यतिरेक विधि को ही क्या कहते हैं, तुलनात्मक विधि कहते हैं। व्यतिरेक विधि प्रथम भाषा शिक्षण की विधि है, नहीं। व्यतिरेक विधि अमनोवैज्ञानिक है, नहीं। क्या है, मनोवैज्ञानिक है। वृत्तचित्र कौन सी सहायक सामग्री है, बताओ। वृत्तचित्र कौन सी सहायक सामग्री है, वृत्तचित्र में तो दिखेगा भी और सुनेंगे भी, तो कौन सी हुआ, दृश्य और सर्वे। कौन सा हुआ, दृश्य और सर्वे। ठीक है, वृत्तचित्र कौन सी सहायक सामग्री है, दृश्य सर्वे। कौन सा कथन सत्य है, बताओ कौन सा कथन सत्य है। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपने व्याकरण ज्ञान में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल, पठन कौशल के द्वारा विद्यार्थी अपने व्याकरण ज्ञान में वृद्धि करेंगे। पठन कौशल मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल है, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ जाएंगे। पठन कौशल से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये सभी। ठीक है, फिर चलो आगे चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है, रचना शिक्षण सार्थक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही है, सार्थक और कलात्मक है रचना।
रचना शिक्षण भाव एवं विचारों की तार्किक एवं कलात्मक उन्नति है, ये भी सही है। रचना शिक्षण भाव एवं विचारों की तार्किक एवं कलात्मक उन्नति है। रचना शिक्षण छात्रों को साहित्य सर्जन की प्रेरणा देती है, बिल्कुल देती है। रचना का मतलब सर्जन ही है ना। रचना शिक्षण छात्रों को साहित्यिक सर्जन की प्रेरणा देती है। तो रचना शिक्षण के बारे में सभी कथन क्या है सकते हैं। फिर चलो आगे चलते हैं। अपन 66वां क्वेश्चन है अपना, क्या है, छात्रों को शुद्ध उच्चारण योग्य बनाना कौन से उद्देश्य में आता है। योग्य बनाना ना, शुद्ध उच्चारण योग्य बनाना कौन से उद्देश्य में आता है। तो ये क्या है, शुद्ध उच्चारण क्या है, कौशल है, मैंने बताया है ना। फिर है कौशलात्मक उद्देश्य में आएंगे। छात्रों को शुद्ध उच्चारण योग्य बनाना कौन से उद्देश्य में आता है, कौशलात्मक उद्देश्य में, ध्यान रखना है। फिर चलते हैं 67वां क्वेश्चन है अपना, कौन से मूल्यांकन में शिक्षक विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करता है। किसका, शैक्षिक प्रगति का, और उनकी शैक्षिक प्रगति के विषय में उन्हें फीडबैक देता है। बताओ कौन सा हो सकता है वो, रचनात्मक मूल्यांकन। कौन सा, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को वापस, कौन से मूल्यांकन में शिक्षक विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करता है और उनकी शैक्षिक प्रगति के विषय में उन्हें फीडबैक देता है। कौन से में देता है, रचनात्मक मूल्यांकन में। ठीक है, फिर चलो आगे देखते हैं। 66वां क्वेश्चन है अपना, दूरस्थ पठन वाचन का उद्देश्य क्या है। बताओ क्या है, दूरस्थ पठन वाचन का उद्देश्य क्या है। सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, बिल्कुल सही है। आनंद प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। खाली समय का सदुपयोग करना, ये सभी क्या होगा, ये सभी। ठीक है, दूरस्थ पठन या वाचन का उद्देश्य। फिर है, कौन सी विधि में बालकों को लकड़ी से बने खोखले साँचों के माध्यम से अक्षर ज्ञान कराया गया। कौन सी में करवाया गया, मोंटेसरी में बताया ना मैंने पहले ही। कौन सी में, मोंटेसरी में। इसमें क्या होता है, बालकों को लकड़ी से बने खोखले साँचों के माध्यम से अक्षर का ज्ञान करवाया जाता है। फिर चलो आगे का क्वेश्चन है अपना 17वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में असत्य कथन कौन सा है। किसके बारे में, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। इसके द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाई दूर होती है, बिल्कुल होती है। उपचारात्मक, उपचार करना मतलब कठिनाई को दूर ही तो करेंगे, परेशानी को ही तो दूर करेंगे, इसलिए तो उपचार करेंगे। इनसे अन्य छात्रों के समय की भी क्षति होती है, ये गलत है। पिछड़े बालकों को इसके द्वारा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल मिलती है। इससे पिछड़े बालक हीन भावना से दूर हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो असत्य कथन कौन सा है इसमें, इससे अन्य छात्रों के समय की भी क्षति होती है। अन्य छात्र कहाँ से आ गए, इसमें तो उपचार होने का होगा जिसमें परेशानियां हैं। फिर है चलो 71वां क्वेश्चन है अपना, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य, मैंने पहले भी बताया था। छात्रों को घर पर व्यस्त रखना नहीं, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, बिल्कुल सही है। सुलेख की योग्यता का विकास करना नहीं, सबसे संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना नहीं, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये बताना है आपको। कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है, साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना, बिल्कुल सही है। सूक्ति मुहावरे एवं शब्द के भंडार को समृद्ध करना, बिल्कुल ये भी सही है। कहानी की रचनाशीलता का विकास, ये भी सही है। स्मरण शक्ति का विकास नहीं करना, नहीं, स्मरण शक्ति का विकास होता है कहानी से। ठीक है, कविता कहानी से होता है। फिर है 73वां क्वेश्चन है अपना, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है व्याकरण शिक्षण की, प्रत्यक्ष विधि है, सूत्र विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, रसास्वादन विधि व्याकरण शिक्षण की नहीं है। ठीक है, चलो ये है पद्य शिक्षण।
फिर चलते हैं, 14वां क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। किसका? गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये बताना है आपको। गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना है। शब्द भंडार में वृद्धि न करना, नहीं। शब्द भंडार में क्या होती है? वृद्धि होती है इससे तो। और व्याकरण युक्त भाषा का प्रयोग, बिल्कुल सही है। तो इसका उद्देश्य नहीं कौन सा है? शब्द भंडार में वृद्धि न करना, वृद्धि होती है गद्य शिक्षण से। फिर चलो आगे देखते हैं, काठिन्य निवारण किसकी पाठ्य योजना में किया जाता है? किस में किया जाता है? पद्य की, पद्य व गद्य दोनों की, या गद्य की? काठिन्य निवारण किया जाता है गद्य की पाठ्य योजना में। ठीक है। नाटक शिक्षण की कक्षा स्तर पर उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की कक्षा स्तर पर उपयुक्त विधि कौन सी होगी? कक्षा भी नहीं होगी, कक्षा स्तर पर तो रंगमंच। तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, पर यहाँ किसके स्तर पर पूछ रहा है? कक्षा स्तर पर, तो कक्षा भी नहीं विधि। ठीक है। फिर है, आगे देखते हैं, व्याकरण की शिक्षा कब प्रारंभ करनी चाहिए? कब? वर्णमाला के ज्ञान हो जाने पर, लेखन कौशल में पारंगत होने पर, स्कूल में आते ही नहीं, भाषा पर अधिकार होने पर। बिल्कुल सही, भाषा पर अधिकार हो जाए उसके बाद भी व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। ठीक है। फिर चलो 78वां क्वेश्चन है अपना, मौन वाचन की प्रमुख विशेषता क्या है? किसकी? मौन वाचन की प्रमुख विशेषता क्या है? बताओ क्या है? अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मौन वाचन की प्रमुख विशेषता क्या है? अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना, मनोरंजन करना, शब्दों के लक्ष्यार्थ व व्यंग्यार्थ न जानना। ठीक है। एक ही क्वेश्चन कई रूपों में आ सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, ऑप्शन अलग हो सकते हैं, पर आएगा इधर किधर। मतलब ये 300+ क्वेश्चन हैं, इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे बस। ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन आंसर चेंज नहीं हो सकते। ओके। फिर चलो, मौन वाचन की प्रमुख विशेषता क्या है? मैंने बता दिया, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। फिर है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? शैक्षिक सामग्री छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। बिल्कुल सही है, निरीक्षण शक्ति का विकास करेगी। फिर है, इसके द्वारा तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे साहित्य सामग्री के माध्यम से, जिससे बच्चों में क्या हो? रुचि उत्पन्न हो सीखने की। ठीक है। छात्रों की सीखने की गति में सुधार लाना। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ये सभी। ठीक है, ये सभी। चलो 80वां क्वेश्चन है अपना, छात्रों में शब्दों, मुहावरों एवं उक्तियों को प्रसंगानुकूल समझना व प्रयोग करने की दक्षता कौन से उद्देश्य में आता है? बताओ। छात्रों में शब्दों, मुहावरों एवं उक्तियों को प्रसंगानुकूल समझना व प्रयोग करने की दक्षता कौन से उद्देश्य में आता है? कौशलात्मक नहीं आएगा, कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ये बताना। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का निदान करना, संभावित त्रुटियों के प्रत्यक्ष पक्ष के विकसित होने से पूर्व उन्हें क्या करना? दूर करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में अवरोधकों का पता लगाना। बिल्कुल सही है, ये तीनों ही आएंगे उपचारात्मक शिक्षण में। तो अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का निदान करना, संभावित त्रुटियों प्रत्यक्ष पक्ष विकसित होने से पूर्व उन्हें क्या करना? दूर करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अवरोधकों का पता लगाना। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये तो क्या है? निदानात्मक है, ये क्या नहीं है? उपचारात्मक नहीं है। अगर यहाँ निदानात्मक शिक्षण आता तो ये सारे क्या होते? सही होते। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण है, यहाँ पे निदानात्मक नहीं है। अगर यहाँ पे निदानात्मक होता तो ये सभी सही होते, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। फिर है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सर्वे है? कौन सी है बताओ? कंप्यूटर है, बिल्कुल देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं।
ठीक है। मैजिक लैंटेन प्रतिरूप एपिडाइस्कोप नहीं है, ये सब क्या है, सर्वे है। ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। रचनात्मक मूल्यांकन की शुरुआत अप्रैल से होती है, ये तो बिल्कुल सही है। रचनात्मक मूल्यांकन की शुरुआत कहाँ से होती है, अप्रैल महीने से होती है। सीबीएसई के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन में कागज पेंसिल परीक्षा का उपयोग करें, नहीं नहीं, यही गलत हो गया ना। विज्ञान के 4 रचनात्मक मूल्यांकन में कम से कम एक मूल्यांकन प्रयोग के रूप में हो, बिल्कुल सही है। 4 रचनात्मक मूल्यांकन में कम से कम एक तो क्या होना चाहिए, प्रयोग के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सीबीएसई के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन में कागज पेंसिल परीक्षा का उपयोग करें, ये क्या है, असत्य है। ठीक है। फिर चलो आगे चलते हैं अपन। छात्रों को गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य में आता है, बताओ। छात्रों को गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य में आता है, कौन से उद्देश्य में आएगा, कौशलात्मक में। विभिन्न शैलियों का क्या करा है, ज्ञान ही तो करवा रहा है, तो कौशल में ही आएगा। ठीक है। छात्रों को गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य में आता है, कौशलात्मक उद्देश्य में। फिर है पठन कौशल का महत्व है, क्या महत्व है पठन कौशल का, ये बताना है आपको। विद्यार्थी व्याकरणिक ज्ञान से वृद्धि कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फिर है विद्यार्थी शब्द भंडार में वृद्धि करता है, बिल्कुल करता है पठन कौशल से। विद्यार्थी पुस्तकें पढ़कर ज्ञानार्जन प्राप्त करता है, बिल्कुल सही करता है। तो इसका आंसर हुआ ये सभी। ठीक है, क्या हुआ, ये सभी। ये सभी वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें ये सभी आता है, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ के फिर उत्तर देना है। ठीक है, कई बार ये सभी भी नहीं होता है। बच्चे क्या है, इसको सरकारी ऑप्शन मान लेते हैं और बिना पढ़े इसका ये सभी करके आ जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के फिर इसका आंसर देना है। कई क्वेश्चन ये होते हैं कि उनमें ये सभी नहीं होता है। कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। उपचारात्मक शिक्षण की 2 विधियां हैं, बिल्कुल है। उपचारात्मक शिक्षण में पिछड़े बालकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, उपचार करेंगे तो पिछड़े बालक ही तो आगे बढ़ेंगे इसमें, ये तो बिल्कुल यही है असत्य। ठीक है। फिर निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण एक नवीन प्रयोग है, बिल्कुल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण में पिछड़े बालकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, उपचार करेंगे तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, तो 86 क्वेश्चन का आंसर क्या है, वह। फिर है 87वां क्वेश्चन है अपना, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताओ। मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य होगा मूल्यांकन के बारे में। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता चलता है, बिल्कुल चलता है। इसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का पता कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अध्यापक इससे स्वयं द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के प्राप्त होने या न होने की जांच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मूल्यांकन में ये सभी शामिल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये सभी। क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता भी लगाया जाता है। इसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का पता भी कर सकता है। अध्यापक इसे स्वयं द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त होने या न होने की जांच भी कर सकता है। ठीक है, तभी तो वो मूल्यांकन हुआ। फिर 88वां क्वेश्चन है अपना, नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्या है नाटक शिक्षण का उद्देश्य। समाज की परिस्थितियों की साझेदारी करना, बिल्कुल सही है। शिष्ट मनोरंजन करना, ये भी सही है। युग संदेश दर्शकों तक पहुंचाना, बिल्कुल सही है, नाटक के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये सभी। गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, लेखन में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही है। लेखन में मौलिकता का विकास करना, ये भी सही है। शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग कर सके, ये भी सही है गद्य शिक्षण का उद्देश्य। तो इसका क्या हुआ, ये सभी। फिर है 90वां क्वेश्चन है अपना,
कौन सा है? रेडियो सहायक सामग्री के क्या लाभ है, ये बताना है आप। रेडियो के लाभ बताना ना। रेडियो सहायक सामग्री है ना, दर्शी, इसमें शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। एक साथ अधिक से अधिक लोगों को जागृत किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एक से अधिक रेडियो के माध्यम से अपन सूचना प्रसारित करेंगे तो अलग अलग देशों में पहुंचेगी वो, और बहुत से लोग इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो एक से अधिक लोगों को जागृत किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। कम खर्चीली है तथा सभी की पहुंच में है, बिल्कुल है। ज़्यादा खर्चीली भी नहीं है और सभी की पहुंच में भी है रेडियो। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये सभी। कौन सा हुआ? ये सभी। ठीक है, फिर चलो 91वां क्वेश्चन है अपना, सबसे पुराना चित्र प्रदर्शक यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना चित्र प्रदर्शक यंत्र कौन सा है? वर्गचित्र, ओवरहेड प्रोजेक्टर, रेखा चित्र या चित्र प्रदर्शक यंत्र? कौन सा होगा? चित्र प्रदर्शक यंत्र। ठीक है, चित्र प्रदर्शक यंत्र। फिर है 92वां क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य? शिक्षकों के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन नहीं करता, शिक्षकों के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन नहीं करता, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है, फिर है पाठ्यक्रम के रूप में परिवर्तन करता, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ इसका? ये वाला है। ठीक है, फिर चलो आगे चलते हैं। 93वां क्वेश्चन है अपना, गद्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? किसका? गद्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? कौन सा है गद्य शिक्षण का उद्देश्य? शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। सभाओं व उत्सवों का व्यंजन तैयार करना, बिल्कुल सही है। विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना, ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? ये सभी। फिर है उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, बताओ। इससे अनुचित भाषाई आदतों को दूर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मानक भाषा को विकसित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। विद्यार्थियों की ज्ञानपरक अशुद्धियों को दूर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ये सभी। फिर है प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दर्शी बात है, प्रस्तावना होनी चाहिए और होती भी है। ठीक है, इसका आंसर है प्रस्तावना। ठीक है, फिर चलो आगे। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में? उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। इसका मुख्य लक्ष्य छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई का समाधान करना है, बिल्कुल सही है। छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करता है, ये भी सही है। छात्रों को हीन भावना से बचाता है, ये भी सही है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हुआ ये सभी। ओके, ये सभी। फिर है 97वां क्वेश्चन है अपना, कलम का पृष्ठभाग तर्जनी अंगुली से कितने डिग्री के कोण पर झुका होना चाहिए? 60 डिग्री। कितनी डिग्री? 60 डिग्री। ओके, 45 डिग्री कौन सा था? श्यामपट्ट वाला, ये भी ध्यान रखना है आपको, दोनों ध्यान रखने हैं। फिर है अपना 98वां है, मूल्यांकन का महत्व नहीं है, मतलब महत्व नहीं है वो बताना है आपको। मूल्यांकन का महत्व नहीं है वो बता। छात्रों में अच्छी आदतों का विकास करना, बिल्कुल सही है। छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी करना, ये भी सही है। प्रदत्त ज्ञान की सीमा निर्धारित नहीं होती, होती है, तो यही गलत है, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही गलत है और यही इसका क्या है? आंसर है। फिर है 99वां क्वेश्चन है अपना, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। निबंध लेखन में चित्र विधि के माध्यम से प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, बिल्कुल सही है। निबंध लेखन में चित्र विधि के माध्यम से प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, ये सही है। रूपरेखा विधि में निबंध की केवल संपूर्ण रूपरेखा दी जाती है, निबंध की संपूर्ण रूपरेखा नहीं दी जाती है रूपरेखा विधि में। ठीक है, फिर प्रस्तावना के प्रश्न विषय से संबंधित होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो इसका आंसर हुआ रूपरेखा विधि में निबंध की केवल
संपूर्ण रूपरेखा दी जाती है, केवल और संपूर्ण। फिर है अपना है 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है ये। कौन सा कथन प्रमापीकृत परीक्षण के लिए असत्य है? क्या है? असत्य है। किसके लिए? प्रमापीकृत परीक्षण के लिए। ये अनौपचारिक होता है, बिल्कुल गलत है। यही असत्य है, क्योंकि ये क्या होता है? औपचारिक होता है। ठीक है। ये शनि वेद होता है, बिल्कुल होता है। समय साध्य परीक्षण होता है, बिल्कुल होता है। इसमें ये अनौपचारिक होता है। ये क्या है? असत्य है। ठीक है। फिर चलो आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है अपना, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? रचना के 2 भेद हैं, बिल्कुल होते हैं। लिखित रचना में वाद विवाद कहानी आते हैं, जरूरी नहीं है कि लिखित रचना में वाद विवाद कहानी